मित्रों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने या फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच का डिफरेंस। आज हम देखते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जी हां, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में, मेंस में भी आते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में अक्सर इससे जुड़े हुए फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हम कब से माने। कुछ इंटेलेक्चुअल्स इसे 1858 से मानते हैं, 1858 से, जब इंडिया क्राउन रूल के अधीन आ गया। वहीं दूसरी तरफ मैंने कई गाइडों को देखा है कि वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो दावा करते हैं कि अंग्रेजों के आने के साथ ही भारत का संवैधानिक विकास माना जाना चाहिए। तो आपके मन में निश्चित है कि क्वेश्चन उभरा होगा, तो इसकी रियलिटी क्या है। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1858 से ही माना जाएगा, ना कि इसके पहले के रेगुलेटिंग एक्ट या फिर अंग्रेजों के आने से। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण है कि संविधान, हमने पिछले लेक्चर में जाना, या कॉन्स्टिट्यूशन, वो नागरिकों और राज्य के बीच के संबंधों में निर्धारण करने वाला एक दस्तावेज है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। किसके माध्यम से? गवर्नमेंट के माध्यम से। तो निश्चित तौर पे भारत वास्तव में ब्रिटिश सत्ता के अधीन 1857 की क्रांति के बाद ही आया, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिए भारत में जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस क्षेत्र को ब्रिटिश प्रोविंस मान लिया गया और हम क्राउन की प्रजा माने गए, सब्जेक्ट माने गए, वैसे ही जैसे कि इंग्लैंड के लोग, न्यूजीलैंड के लोग या ऑस्ट्रेलिया के लोग। तो वास्तव में ब्रिटिश शासन मूल रूप से हमारे ऊपर 1858 में लागू हो रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि फिर इसके पहले की जो चीज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हमारे संबंध थे, उनको हम क्या मानेंगे। तो वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी या ट्रेड कंपनी के रूप में आई थी, और जो भी हमारे रिलेशन बने एक इंग्लैंड की ट्रेड कंपनी के साथ बने। इसमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट का कोई इंटरफेयर नहीं था, यहां तक कि ब्रिटेन का क्राउन जो है वो इसको रेगुलेट करने के लिए कोई नियम बना रहा था, लेकिन भारत की जनता के मामले में या इंडियन सिटीजन्स के मामले में उसका कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं था। और हमारे मालिक हमारे ही अपने राजा महाराजा थे, जिसमें कि सबसे बड़ी रियासत मुगल सल्तनत थी। तो अब हम इसको क्या मान करके पढ़ें? तो इसको हम पढ़ सकते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बैकग्राउंड के रूप में। ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास 1858 से आरंभ होगा, स्टार्ट होगा, किंतु उस 1858 से भारत के संवैधानिक विकास की जो शुरुआत हो रही है, आधुनिक भारत की जो शुरुआत हो रही है, मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआत हो रही है, उसके पहले कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से ब्रिटेन को भारत में शासन स्थापित करना पड़ा 1858 में, उसकी बैकग्राउंड के रूप में हम उन चीजों को पढ़ते हैं। तो अब हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 1858 से चालू होगा और वहीं से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होगी। दलितों को न्याय मिलेगा, महिलाओं को न्याय मिलेगा। इसके अलावा जो भी पिछड़ी हुई जातियां हैं लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित होंगी या डेमोक्रेटिक वैल्यूज से अवेयर होंगी। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर, बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत की संवैधानिक इतिहास की पृष्ठभूमि। तो अगर हम इसके पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड को देखते हैं तो इसको हम मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वो 1600 से लेकर के 1773 के बीच का है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद जो इसका दूसरा भाग है वह है 1773 से लेकर के 1858 तक, जब तक कि भारत ब्रिटेन के अधीन नहीं आ गया। तो दो भागों में इसको बांटा जा सकता है बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को। इस चीज को ध्यान में रखते रहिएगा और सारी चीजों को नोट करते रहिएगा, क्योंकि मेंस में भी अभी ये काम आएंगे। अब हम चलते हैं सबसे पहली कड़ी में, फर्स्ट पार्ट में 1600 से लेकर के 1773 तक के बैकग्राउंड को देखते हैं। तो जब हम 1600 से 1773 के बैकग्राउंड को देखते हैं तो फिर इसके 3 सब पार्ट्स हैं। जी हां, इसके 3 सब पार्ट्स हैं। सबसे पहला सब पार्ट है दैट इज 1600 से 1757 के बीच का, 1600 से लेकर के 1757। इस दौरान अंग्रेज भारत आए, उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड किया। उस समय इंडिया की बड़ी शक्तियां मुगल थे, मराठा थे, और उसके अलावा मुगल सल्तनत जब कमजोर पड़ रही है
तो उसके सूबे धीरे धीरे ऑटोनॉमी को हासिल करते चले जा रहे हैं और सॉवरेनिटी अभी मुगल सम्राट के पास ही है। तो ध्यान रखेंगे। तो इस दौरान अंग्रेज यहां पर मर्चेंट्स के रूप में आए। तो इस दौरान की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी अभी हम देखते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा फेज आता है, सेकंड फेज, वो है 1757 से लेकर 1765। जी हाँ, ये एक ट्रांजिशनल एरा है कि जब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज व्यापारी से शासक बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो दौर माना जाता है, फ्रॉम ट्रेडर्स टू टेरिटोरियल रूलर्स के रूप में इनका ओरिजिन या उदय हो रहा है 1757 से 1765। फिर इसका जो थर्ड सब डिवीजन है वह है 1765 1765 से 1773। ये फेज क्या है? इस दौरान ये लगभग रूलर्स के रूप में स्थापित हो चुके हैं ब्रिटेन की जो व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ट्रेड कंपनी। और इसके बाद से ये मिस गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है और उस मिस गवर्नेंस को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ रहा है। तो नाउ अब हम इन तीनों सब पार्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या है यह कहानी। तो सबसे पहले सब पार्ट की तरफ चलते हैं। 1600 से 1773 के बीच का ये पहला सब पार्ट है, जो कि 1600 से लेकर के 1757 के बीच का चला। तो इसमें क्या घटनाएं होती हैं? सबसे पहली बार 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, 1600 में उस समय भारत के जो रूलर थे वो जहांगीर थे। अकबर की मौत हो चुकी है और उनके बेटे जहांगीर यहाँ के शासक हैं। और इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है या जजीरा है जहां के लोग विश्व की एक ग्लोरियस अंपायर के साथ व्यापार करने का ख्वाब देख रहे हैं। एक गरीब इंग्लैंड, छोटा सा टापू। इसके बाद क्या हो रहा है? एलिजाबेथ जो वहां की महारानी हैं, उन्होंने इनको ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए इजाजत दे दिया। ये ईस्टर्न कंट्रीज क्या हैं? अगर आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशन में, जब आप अमेरिका महाद्वीप को देखते हैं और अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं, तो उसके बीच एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप के वेस्ट में दूसरी कंपनी गई व्यापार करने के लिए, और केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए मिला। तो जो कंपनी वेस्ट गई वो वेस्टर्न कंपनियां थी और जो ईस्ट आई वे ईस्टर्न कंपनियां थी। तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में व्यापार करने के लिए आ रही है। देखा जाए तो 1611 से 1616 के बीच में इनको सफलता मिल जाती है। वो हिस्ट्री का विषय है, हम केवल कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो यहां क्या हो रहा है? यहां पे आने के बाद उन्होंने यहां पर अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां खोली, क्योंकि वो ट्रेड करने ही आए थे, उनका कोई ऑब्जेक्टिव रूल करने का नहीं था। और करीब करीब 150 साल तक वे ऐसा ही करते रहे। यहां पर उन्होंने अपनी 4-5 व्यापारिक कंपनियां, फैक्ट्रियां खोली, जहां से वे इंडिया के भीतरी हिस्से से सामान कलेक्ट करते और अपनी फैक्ट्रियों में जमा करते, फिर वहां से शिप से इंग्लैंड जाता था। तो ये फैक्ट्रियां स्थापित किया उन्होंने सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे में। ध्यान रखेंगे ये बड़ी फैक्ट्रियां यहीं पर थी। तो ये हो गया फर्स्ट फेज। इसी दौरान धीरे धीरे उनका कंपटीशन यूरोप के दूसरे ट्रेड कंपनियों से भी हुआ और भारत के स्थानीय व्यापारियों से भी उनका कंपटीशन हुआ। तो इंग्लैंड वाले लोग कंपटीशन में महारत हासिल थी। इन्होंने अपने छल बल का प्रयोग किया, स्थानीय राजाओं को आपस में लड़ाया और दूसरी व्यापारिक कंपनियों को धीरे धीरे बाहर करने लगे। और कुल मिलाकर के इंडिया के मामले में इनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ता चला गया, खासकर 1717 के बाद। और आगे चलकर के इस रूप में ये व्यापारिक कंपनियां मुनाफा कमाई और भारतीय रजवाड़ों को आपस में लड़ाई कि धीरे धीरे ये किंग मेकर के रूप में आ गए। फिर क्या होता है? अगली स्थिति आती है, अब ये मर्चेंट से लेकर के पॉलिटिकल जब इंटरफेरेंस की अवस्था तक पहुंच रहे हैं, तो अब इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी कि इन रूलर्स को कमजोर किया जाए और अपने आप को स्थापित किया जाए कि और ज्यादा मुनाफा इंडिया से इंग्लैंड भेजा जा सकता है। इसकी अवस्था आती है 1757 में। तो जब हम 1757 में आते हैं तो ये सेकंड सब पार्ट है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेज है कि जब एक ब्रिटेन से व्यापार करने वाली कंपनी भारतीय राजाओं के आंतरिक मामले में या इंटरनल मैटर्स में सफलता हासिल करती है इंटरफेयर करके, और फाइनली वह प्लासी की लड़ाई लड़ती है। बंगाल, जो कि उस दौरान भारत का सबसे अमीर सूबा या रियासत हुआ करता था, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले तक के क्षेत्र शामिल होते थे। बलिया, देवरिया, ये सबके सब बंगाल वाले सूबे में ही शामिल थे ज्यादा तक देखा जाए। और यहां से जैसे वेस्ट आएंगे वहां से आपका अवध चालू हो जाता था। तो इस दौरान क्या हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब से लड़ाई लड़ रही है।
ध्यान रखेंगे, मुगल सल्तनत उस समय कमजोर पड़ चुकी थी और नवाब अपने आप को पावरफुल मानने लगे थे, तो केवल छोटा टैक्स भेजते थे दिल्ली सम्राट को और बाकी सब खुद ही रूलर बन बैठे थे। तो बंगाल की लड़ाई होती है सिराजुद्दौला के साथ 1757 प्लासी की लड़ाई, और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। और जैसे ही अंग्रेजों की जीत हुई, बंगाल पे इनका कंट्रोल बढ़ गया। मुगल सम्राट भी ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा, क्योंकि उसे ही पता है कि टैक्स कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, वो इस मामले में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा है। आगे चल करके बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट, जब मुगल सम्राट को भी अपने लिए थ्रेट पैदा हुआ, तो इन तीनों ने साथ मिलकर के अंग्रेजों से या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई करने का निर्णय लिया। और फाइनल वो डेट आ गया 1764, जब बक्सर की लड़ाई हुई। और उस बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारिक जो कंपनी थी, उसने तीनों की ज्वाइंट मिलिट्री को हरा दिया। और इस ज्वाइंट मिलिट्री को हराने के बाद उसने मुगल सम्राट से आज्ञा पत्र हासिल किया। कड़ा की संधि इलाहाबाद में पड़ता है। इसके बाद से पूरा बंगाल और पूरा बिहार और आज का पूरा उड़ीसा, यानी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये पूरे हिस्से के यही वास्तविक रूलर बन बैठे। कैसे बन बैठे, तो इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। इन्होंने संधि के तहत यह फैसला लिया कि इन तीन सूबों से, रियासतों से, इन्हें ही टैक्स वसूली का अधिकार मिलेगा, और उसका नाम दिया गया दीवानी। ध्यान रखेंगे। और जो नवाब होगा उसके पास केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होंगे, शासन करने का अधिकार होगा, टैक्स वसूली का अधिकार नहीं होगा भारत की जनता से। तो पहली बार अंग्रेजों ने इंडियंस के साथ टैक्स वसूली का यहीं पर अधिकार प्राप्त किया। इसलिए यहीं से अब भारत में अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत होगी, आर्थिक व्यवस्था की। अब देखें तो कुल मिलाकर के इस व्यवस्था को माना जाता है द्वैध शासन प्रणाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कड़ा की संधि के बाद पहली बार इंडिया में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई, या डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लागू हुआ। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि पावर ऑफ टैक्सेशन होगा ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और एग्जीक्यूटिव पावर होगा किसके पास? नवाब के पास। ऐसी स्थिति का परिणाम क्या दिखाई देता है? इसका परिणाम यह दिखाई दिया कि अंग्रेजों की लूट बढ़ती चली गई। अब कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी नॉर्थ इंडिया में जो उनका मुकाबला कर सके। नवाब के पास चूंकि टैक्स वसूली की अब कोई पावर नहीं है, मुगल सम्राट को पहुंचने वाला टैक्स भी कम पड़ने लगा, और धीरे धीरे ये नवाबों का खजाना खाली होने लगा, क्योंकि अब इन्हें टैक्स के लिए अंग्रेजों के ऊपर निर्भर करना पड़ता था। तो अब सेना कैसे रखें? यानी जितना अंग्रेज पैसा देंगे उसी हिसाब से तो सेना को वो सैलरी देंगे। और जब ये इनके अधिकारी थे, ये लूट खसोट में इन्वॉल्व हो गए। तो ये स्थिति क्या पैदा कर रही है? धीरे धीरे नवाब हमारे कमजोर होते जा रहे हैं, और ब्रिटिश व्यापारी और अमीर का अमीर होता चला जा रहा है। लंदन का ध्यान यहां इस तरफ नहीं है। और इसके बाद का जो परिणाम दिखाई दे रहा है वह दिखाई आता है 1765 से 1773 के बीच, यानी 1765 से 1773 के बीच। इस दौरान क्या हुआ? कुल मिलाकर के अंग्रेज निरपेक्ष शासन बन बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी। पावर है मगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जाहिर सी बात है, किसी भी व्यापारी को या किसी भी आम जनता को अपने राजा के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ता है, जिनसे वो सत्ता या पावर प्राप्त करते हैं। तो ब्रिटिश सम्राट यहां कोई इंटरफेयर कर ही नहीं रहा, उसके लिए व्यापारी कंपनियां लूट के ले जा रही है। और दूसरी स्थिति, यहां के रूलर्स अब खुद इन्हीं के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तो एक निरपेक्ष राज्य है। और ध्यान रखिएगा, सत्ता कभी भी व्यापारियों के हाथ में आएगी तो देश लूटा ही जाएगा। अगर अडानी अंबानी को अगर देश का शासक बना दिया जाए तो देश के सारे संसाधन उतने होंगे। सोचिए कि अगर अपना एजेंट को बैठाते हैं तो इतनी लूट मचाए हुए होते हैं, तो अगर खुद ही शासक बन बैठेंगे तो क्या स्थिति होगा? तो व्यापारियों में शासन करने की कला नहीं होती, केवल लूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका परिणाम अभी यह दिखाई दे रहा है थर्ड फेज में, कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भी डूबने लगी। भारत का तो जो हाल हुआ ही, भारत कंगाल होता चला जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी डूबती चली जा रही है। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड में जो बैठे हुए डायरेक्टर्स हैं या अधिकारी हैं, वे धीरे धीरे अमीर होते चले जा रहे हैं। और इस लेवल तक अमीर हुए कि ब्रिटेन में जो दूसरे पूंजीपति हैं उनके सापेक्ष इनका धन काफी बढ़ गया। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को डूबता हुआ देख रही है ब्रिटेन की संसद, तो अब उसने निर्णय लिया कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। इनके निजी व्यापारियों पर या जो इनके अधिकारी हैं उनके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाना होगा। और फाइनली इसके बाद से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहला इंटरफेयर किया, जिसे कि हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, वह इंटरफेरेंस ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले के लिए था, ना कि भारत की आम जनता के साथ। खैर फिलहाल एंट्री तो हो ही गई। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट
या ब्रिटिश क्राउन की। तो अगली कड़ी में हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। ध्यान रखिएगा, जो भी आपने पीछे रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा उससे ज्यादा दिलचस्प, इंटरेस्टिंग होगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो बने रहेंगे हमारे चैनल पे, फिर मिलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें।